Dear students, the next part is we can say the common tangent to two circles कि दो सर्कल के ऊपर कितनी common tangent exist करेंगी और we can say like we want to discuss about the position of one circle with respect to the another circle कि एक सर्कल के रेस्पेक्ट में दूसरे सर्कल की पोजीशन क्या होगी। इन सब चीजों के बारे में मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, पहले उनके बारे में बात करते हैं। The direct common tangent meet at a point which divides the line joining center of the circles externally in the ratio of their radii. ठीक है, और transverse common tangent meet at a point which divides the line joining internally. तो अब ये बुला क्या है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होती है, पॉइंट तो बता दिया आपने सर, ठीक है, लेकिन ये होती क्या है। ठीक है, तो देखो बेटा, मैं इनको बोलता हूं कि एक होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। नाम तो क्लियर है ना, कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट के आपने आपने डी और आई लगा दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को ही देखो, डायरेक्ट का मतलब है कि एक सर्कल ही है बच्चों, समझो पहले केस को आप, और दूसरा सर्कल ये है लेट्स से, तो दोनों सर्कल एक दूसरे से जुदा जुदा हैं, अलग अलग हैं, बिल्कुल पास भी नहीं आ रहे हैं, मतलब कि अच्छा नहीं, ऐसा नहीं कि फोर्स ऑफ लव काम कर रहा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है कि एक दूसरे के पास समझ, नहीं नहीं, बिल्कुल अलग अलग पड़े हैं ना, कोई लेना देना नहीं है हम एक दूसरे से। लेकिन दोनों बच्चे हैं तो सर तो कॉमन रहेंगे ना उनके बीच में, तो सर एक कॉमन टेंजेंट की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो टेंजेंट है इस प्रकार की, ये कॉमन टेंजेंट आई कि नहीं आई बच्चों? ये जो टेंजेंट मैंने बनाई एक, और ये दूसरी भी मैं बना देता हूं आपके लिए। तो बच्चों मुझे बताइए, ये जो दो टेंजेंट मैंने बनाई इस केस में, इस टेंजेंट के रेस्पेक्ट में सेंटर्स जो है सर्कल के, सेंटर्स लाइज ऑन सेम साइड ऑफ टेंजेंट। एक ऐसी कॉमन टेंजेंट जिसके रेस्पेक्ट में सेंटर्स ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द सेम साइड, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब तो समझ में आ गया कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है। जैसे दोस्तों यही डायग्राम मैंने लिया दोबारा, एक सर्कल ये था और दूसरा सर्कल ये था, इन दोनों सर्कल के ऊपर ये भी तो टेंजेंट होंगी ना, ऐसे होंगी। तो इन टेंजेंट के रिस्पेक्ट में जो सेंटर्स हैं वो अपोजिट साइड में लाई करते हैं। तो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है, सेंटर्स लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ द टेंजेंट, सेंटर्स लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ द टेंजेंट, अपोजिट साइड ऑफ द टेंजेंट। इनडायरेक्ट का ही दूसरा नाम है ट्रांसवर्स, इनडायरेक्ट का ही दूसरा नाम है ट्रांसवर्स, नोट करो। यहां तक की कहानी क्लियर हो तो पहले बताओ मेरे को कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को हम एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को हम इंटरनल कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं, ये भी नाम नोट कर लेना, इंटरनल कॉमन टेंजेंट। ठीक है, नोट कर लेना कि उसको हम एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं और इस वाली को हम इंटरनल कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, अब क्या कह रहा था वो, ये जो पहला पॉइंट था कि डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मीट एट ए पॉइंट which divides the line joining the center of the circle C1 C2 की लाइन ज्वाइनिंग को P पॉइंट R1 R2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये R1 और ये R2 के एक्सटर्नली डिवाइड करता है, मतलब C1P अपॉन C2P
इनका रेशियो R1/R2 के इक्वल होता है। आप ये ट्राइंगल सिमिलर करके ये प्रूव कर सकते हो, ट्राइंगल सिमिलर करके प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा सिमिलरिटी से ये जो P पॉइंट आता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, ये कैसे निकालते हैं कि भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, वो आपको सर्कल्स गिवन हैं तो उनके सेंटर्स पता होते हैं, उनके रेडियस पता होते हैं। तो सेंटर यदि पता है तो C1 C2 की जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग है उसको R1:R2 के रेशियो में एक्सटर्नल डिवीजन लगा दोगे तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बच्चों। ये बात चमकी की नहीं चमकी? कमेंट CGS if this point is clear to everybody. ठीक है, अब देखो थोड़ा और समझते हैं बात को। क्या बात? इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की भी मैं बात करता हूँ। किसकी? इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के अंदर क्या होता है कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग होती है, ये जो पॉइंट होता है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट्स से दिस इज Q, ये पॉइंट इनको R1:R2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। जब आप अपन एक ट्राइंगल बनाएंगे ना, ये जैसे R1 और ये वाली डिस्टेंस है R2, तो ये वाले ट्राइंगल कॉमन आ जाएंगे, ये साइड है ना, तो वहां से अपन बात करते हैं। तो ये R1:R2 के रेशियो में इंटरनली, मतलब QC1/QC2, दिस इज R1/R2 इंटरनली। तो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जहां पे कट करती हैं वो पॉइंट हम C1 C2 के लाइन सेगमेंट को R1:R2 के रेशियो में इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस सेक्शन में अभी तक हमने क्या बात करी कि दो सर्कल्स के रेस्पेक्ट में दो प्रकार की टेंजेंट एग्जिस्ट कर सकती हैं। एक होती हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वो होती है जिसके रेस्पेक्ट में सेंटर्स ऑफ द सर्कल सेम साइड हो, और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वो होती है जिसके रेस्पेक्ट में सेंटर्स ऑफ द सर्कल अपोजिट साइड में। अब ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट हम लोग आसानी से विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला इन द रेशियो ऑफ R1:R2 इंटरनली एक्सटर्नली निकाल सकते हैं। यहां तक क्लियर है? और नोट कर लिया तो डन का मैसेज करें, फिर हम आगे की बात करते हैं। चले, चल अब बच्चों यहाँ पर और एक बात आती है, वो बात आती है कि ये जो एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट है इसकी लेंथ क्या होगी। तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये वाली जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की, इस डिस्टेंस को बोलते हैं लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, जैसे यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच के डिस्टेंस को, इसको बोलते हैं इंटरनल कॉमन टेंजेंट की डिस्टेंस, इंटरनल कॉमन टेंजेंट की डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इनके फॉर्मूले आते हैं, लेंथ ऑफ एक्सटर्नल और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू सर्कल इज गिवन बाय लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। ये होती है बेटा जो C1 C2 होती है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट जो आती है वो आती है इंटरनल मतलब इनडायरेक्ट, C1 C2 का स्क्वायर
माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो आप यहां से देख सकते हो कौन सी ज्यादा होगी बेटा, हमेशा ये ज्यादा होगी और ये कम होगी। एक्सटर्नल वाली बाहर थी और इंटरनल वाली अंदर थी, तो ये एक्सटर्नल जो होती है वो हमेशा इंटरनल से ज्यादा होती है। भाई इसमें ज्यादा चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है और इसमें कम सब्ट्रैक्ट हो रहा है। भाई R1 और R2 तो दोनों पॉजिटिव है ना, रेडियसेस है कि नहीं। इनके प्रूफ भी है, चाहे तो हम प्रूफ कर सकते हैं, दैट विल बी डिस्कस इन ए सेपरेट लेक्चर इफ रिक्वायर्ड, लेकिन अभी के लिए हम इनको याद रखेंगे, ठीक है। किसी को प्रूफ देखने हो तो वो प्रूफ देख सकते हैं, एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किए गए हैं, वो अपलोड कर दिया जाएगा, आप वो देख सकते हैं ना इनके प्रूफ। लेकिन अभी वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा प्रूफ की, ठीक है। कि लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, एक्सटर्नल मतलब ये पॉइंट यदि ए है, ये पॉइंट यदि बी है, तो ए बी लेंथ इज द लेंथ ऑफ द एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। लेट्स से ये अपने पास है, सॉरी कुछ ए और ये है बी, तो यहाँ पर ये जो ए बी है दिस इज द इंटरनल कॉमन टेंजेंट की लेंथ, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बनता है इन फॉर्मूलों के ऊपर। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि दो सर्कल के रिस्पेक्ट में लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट, लेट से ये है 7 और लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट लेट से ये है 11, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो फाइंड R1 इंटू R2, तो उन सर्कल की रेडियस का प्रोडक्ट बताइए। इंफॉर्मेशन समझना ध्यान से, दो सर्कल्स हैं, उनकी लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट इज 11 एंड लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट इज 7, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रेडियाई। और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी है, ना तो उनके सर्कल की इक्वेशन दी है, ना उनकी रेडियस दी है, ना उनके सेंटर दिए, केवल आपको इतना बोला गया है। तो चलो बच्चों कैलकुलेट करके बताओ कि आप लोग ये आंसर निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे। 18, what about the remaining student? तो बेटा देखो यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना आपको जरूरी है। क्या होगा कहानी, देखो 121 इक्वल टू C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और 49 इक्वल टू C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। दिस इज रिलेशन नंबर 1 एंड रिलेशन नंबर 2। रिलेशन 1 में से रिलेशन 2 को सेपरेट कर दो, ठीक है। तो ये 4R1 R2 बच गया, 121 में से 49 भी सेपरेट कर दो, आई थिंक 72 आ रहा हुआ ये। 4R1 R2 इक्वल टू 72, तो R1 इंटू R2 इक्वल टू 18। चमका कि नहीं चमका। तो दिस क्वेश्चन इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूलाज। यहाँ पर बच्चों मेरी बात ये मान करके चलना, पूरी गांठ बैठा लेना इस बात की, यदि आपको ये फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो ये वाला इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कंप्लीटली फॉर्मूला बेसिस पे होते हैं, तो ये वो फॉर्मूले हैं जो कि अपने को याद होने ही होनी चाहिए, ठीक है। बात चमकी कि नहीं चमकी यहां तक, ठीक है। बच्चे कहते हैं कि सर ये बात तो ठीक है, आपने इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की भी बात कर ली, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की भी बात कर ली, क्या हर दो सर्कल
मतलब सर्कल की पोजीशन चाहे कुछ भी हो, क्या हर केस में दो इनडायरेक्ट और दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करती हैं क्या? क्या कोई केस ऐसा आता है जिसके अंदर इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट नहीं आती या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट नहीं आती? क्या कोई एक केस ऐसा आएगा जिसके अंदर कॉमन टेंजेंट ही नहीं आए? तो बेसिकली दो वो डिपेंड करता है कि सर्कल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहाँ पर लाई करते हैं, ठीक है? तो उन सब के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं दोस्तों, कि दो सर्कल्स के बीच में क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं जिसके लिए उनकी टेंजेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखो बेटा, पहला केस ये है, आप एक टेबल बना लीजिए, उसमें लिखिए पहली हेडिंग केसेस, सेकंड हेडिंग नंबर ऑफ टेंजेंट्स एंड थर्ड हेडिंग उनकी कंडीशन क्या होती है। तो बेटा यहाँ पर क्या है, एक सर्कल एक दूसरे से जुदा जुदा है, बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। तो अलग थलग पड़ने की कंडीशन क्या है कि उनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है C1 C2, उसका वैल्यू R1 प्लस R2 से ज्यादा होगा। C1 C2 की वैल्यू R1 प्लस R2 से ज्यादा होगी। तो इस केस में आपके पास दो तो DCT आएंगी और दो ICT आएंगी, मतलब कुल मिलाकर के 4 TCT हो गई। टीसीटी का मतलब क्या होगा बच्चों, बताइए? टोटल कॉमन टेंजेंट, ठीक है? तो यदि सर्कल एक दूसरे से अलग थलग पड़े हुए हैं तो उनके बीच में टोटल 4 कॉमन टेंजेंट होती हैं। उनमें से दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती हैं। और सर इस केस की कंडीशन क्या होती है? C1 C2 का वैल्यू R1 प्लस R2 से ज्यादा होगा तो ऐसा होगा। पहला केस सभी बच्चों को क्लियर है तो बताइए और उसको नोट कर डालिए। ठीक है, हो गया पहला केस। अब क्या होगा, वो दोनों अलग अलग थे, एक कन्या थी, एक लड़का था, है ना? अलग अलग शहरों में रहते थे। तो चार टेंजेंट निकल रही थी उनसे कॉमन। अब क्या हुए, एक शहर में आ गए वो, ठीक है? एक शहर में आ गए तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, एक्सटर्नल कांटेक्ट में, इंटरनल नहीं है। क्या एक्सटर्नल कांटेक्ट हुआ अभी उनका, है ना? इंटरनल कांटेक्ट नहीं हुआ है। तो दिस इज द एक्सटर्नल कांटेक्ट, ठीक है? जब एक्सटर्नल कांटेक्ट हुआ तो ऐसे दो टेंजेंट आएंगी कि नहीं आएंगी? इनको क्या बोलेंगे? डीसीटी। तो इस केस में दो तो डीसीटी आएंगी और एक ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पर भी टेंजेंट आएगी, याद करो बच्चों, आएगी कि नहीं आएगी? और तो इसको क्या बोलेंगे? आईसीटी। तो दो डीसीटी है, एक आईसीटी है, टोटल तीन कॉमन टेंजेंट है। बताओ सेकंड केस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दो डीसीटी एक आईसीटी। अब इसकी कंडीशन क्या होगी? सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2 के इक्वल होनी चाहिए। C1 C2 का वैल्यू R1 प्लस R2 के इक्वल होना चाहिए दोस्तों। बोलो तीसरा केस।
अब क्या हुआ, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे, ये कर दिए इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट कर दिए तो C1 C2 की वैल्यू R1 + R2 से छोटी हो गई। तो ऐसे केस में दो कॉमन टेंजेंट आती हैं और दोनों ही डीसीटी आएंगी, इनडायरेक्ट नहीं आएंगी। अब देखो कंडीशन और अच्छी लिखने के लिए बेटा क्या किया, ये एक दूसरे के अंदर आ गए। देखो ये जो चौथा केस है ना, मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ बेटा। चौथे केस के अंदर क्या हो रहा है कि ये एक सर्कल था, दूसरा वाला इसको इंटरनली टच कर रहा है। तो इंटरनली टच कर रहा है तो ये C1 C2 की वैल्यू, ये कंप्लीट डिस्टेंस होती थी R1 और ये R2। तो ये R1 - R2 की यदि इक्वल हो जाती है मोड के इक्वल, तब ये इंटरनली टच करता है। जब इंटरनली टच करता है तो एक ही कॉमन टेंजेंट आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो बच्चों फोर्थ वाले केस में जो एक कॉमन टेंजेंट आ रही है वो डीसीटी है या आईसीटी, जल्दी बताइए, वो डीसीटी है या आईसीटी। क्या होगी, डीसीटी, क्योंकि उसके दिखने में आईसीटी लग रही होगी, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में सेंटर्स क्या है, सेम साइड में लाई कर रहे हैं। तो यहां पर जो तीसरा केस था ना, यहां पर जो तीसरा केस था, उसमें ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि C1 C2 की वैल्यू इससे ज्यादा भी होनी चाहिए। भाई छोटी तो कर दी आपने, लेकिन उससे ज्यादा भी हो, तभी तो अपन ये बात कर पाएंगे। हाँ या नहीं, जल्दी बताइए, चमका कि नहीं चमका, चमक गया, ठीक है। और यदि एक सर्कल ये पूरा ही अंदर चला गया तो कोई कॉमन टेंजेंट नहीं होगी, और इसी कंडीशन क्या होगी, C1 C2 इज लेस देन मॉड ऑफ R1 - R2। ठीक है क्या, क्लियर। तो बच्चों पोजीशन ऑफ टू सर्कल विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी बच्चों को। एक सर्कल की दूसरे सर्कल के रेस्पेक्ट में पोजीशन क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। करें क्वेश्चंस करें, चलो। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि चलो इनकी पोजीशन चेक करो कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं या इंटरनली कर रहे हैं।
बताइए क्या आंसर होगा। सर्कल वन का सेंटर 1,2, रेडियस 1 √5, सेंटर 2 क्या है बेटा 0,4, रेडियस 2, 16 + 4 √20, 2 √5। C1 C2 निकाला 1 + 4 √5। C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 - R2। इसका मतलब क्या हुआ बेटा C1 C2 मॉड ऑफ R1 - R2 के इक्वल है। मतलब क्या कर रहे हैं इंटरनली टच करते हैं। बच्चों बताइए यदि दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तो उनके ऊपर एक ही कॉमन टेंजेंट होगी और वो भी क्या होगी DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी। भाई इंटरनली टच करने का मतलब क्या हुआ एक सर्कल दूसरे को ऐसे टच कर रहा है इंटरनली। तो जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो उस पॉइंट पर जो कॉमन टेंजेंट होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी। जहां पे टच कर रहे हैं वहां पर कॉमन टेंजेंट वहां पे S1 - S2 कॉमन कोड ही होगा एक तरीके से। उस कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन S1 - S2 इक्वल टू 0 से दे सकते हैं या नहीं दे सकते। जल्दी से मुझे बच्चे कमेंट करके बताएं कि वो जो कहानी है वो क्लियर हुई कि नहीं हुई। फास्ट। हाँ या नहीं। तो S1 - S2 इक्वल टू 0। तो -2x +4y +4 इक्वल टू 0। तो वो जो जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक जो कॉमन टेंजेंट है उसकी इक्वेशन भी दोस्तों आपने निकाल दी x - 2y - 2 इक्वल टू 0। एवरीबडी चेक इट आउट यू आर गेटिंग दिस आंसर और नॉट। चमका कि इंटरनली टच कर रहे हैं एक्सटर्नली और कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन भी आपने निकाल दी। ठीक है चलें आगे चलें। चलो अगला क्वेश्चन कीजिए और आंसर बताइए क्या आ रहा है। बच्चों बताइए आंसर। बताइए
बोलो। सर्कल 1 का सेंटर, थोड़ा जल्दी आंसर दो तो अच्छा रहेगा। सेंटर 2, रेडियस 2, C1 C2 2√5 ग्रेटर देन 4 है, तो C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। मतलब वन सर्कल लाइज कंप्लीटली आउटसाइड द अदर, कंप्लीटली आउटसाइड द अदर, पोजीशन ही पूछी थी ना, द अदर। है नहीं, मतलब टोटल 4 कॉमन टेंजेंट होंगी, TCT टोटल कॉमन टेंजेंट कितनी होंगी, 4 होंगी। क्लियर है क्या ये बात? सभी बच्चों को ये बात क्लियर है कि नहीं कि यहाँ पर टोटल कॉमन टेंजेंट आपके पास 4 आने वाली हैं? यस और नो में आंसर दें। ठीक है, अब कोई पूछे कि इनमें से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन बताइए। चलो, इनमें से डायरेक्ट जो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन होंगी, मतलब यहाँ पर बेटा क्या होता है कि जो DCT ICT आती है ना, इनकी इक्वेशंस भी निकालनी होती है कि कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन बताइए। ठीक है, क्या होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो मैं कैसे करूंगा कैलकुलेट, देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में कैसे कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पर थोड़ा समझता हूँ उसको। हम्म, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जो लाइन ज्वाइनिंग C1 C2 है उनको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। एक P पॉइंट आता है, याद करो, जो कि R1:R2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले तो उस P पॉइंट की कैलकुलेशन करेंगे कि वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के ऊपर कौन सा पॉइंट लाई करता है। तो सबसे पहले P पॉइंट की कैलकुलेशन करो बेटा एक्सटर्नल डिवीजन से, 1:3 से। C1P अपॉन C2P इज इक्वल टू 1/3 एक्सटर्नली, है ना। तो क्या होगा एक्सटर्नली 1:3 से, तो 1 इंटू -3 और -3 और 3 इंटू दिस, -3 इंटू दिस, -6 अपॉन 1 -3 -2, तो 3, 1 इंटू 1 1, -9 -8 तो 4, 3,4 पॉइंट आ गया क्या। मतलब वो कहानी कुछ ऐसे है कि पहला सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो ये जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो आप मान सकते हो कि टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी y-4 इक्वल टू m टाइम्स x-3, यस और नो। y-4 इक्वल टू m टाइम्स, अब किसी सेंटर 1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू C1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P इक्वल टू R1 कर दो, या फिर C2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू R2 कर दो। ठीक है ना, m की वैल्यू तो निकालनी है आपको। तो C1 से, C1 इज 1,3, तो C1 से यदि मैं करता हूं 1,3 से, तो यहाँ पुट करूंगा तो ये आएगा अपॉन अंडर ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर 1,3 से, और C1 से रेडियस कितनी थी 1, तो इसको सोल्व करो, m की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 - 4m प्लस 4m स्क्वायर
इक्वल टू m square plus 1. So what you will get 3m square minus 4m equal to 0. तो m की दो वैल्यू आ गई बेटा, एक 0 और एक 4/3. तो आपकी जो डीसीटी होंगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक m इक्वल टू 0 रखने पर तो आ गई y इक्वल टू 4, और m इक्वल टू 4/3 रखने पर आ जाएगी 4x माइनस 3y इक्वल टू 0. ये आपके आंसर्स आ गए. बच्चों कमेंट करके बताओ कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चमक गया? तो बच्चों यदि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में आपको केवल डीसीटी पूछा, यदि आपसे आईसीटी पूछता तो वो वाली कैलकुलेशन भी सिमिलरली होती. आईसीटी कैलकुलेट करने के लिए C1 C2 को इंटरनल रेशियो में डिवाइड करते, वो पॉइंट आ जाता, उस पॉइंट से पास करते हुए एम स्लोप की लाइन खींचते, और वही C1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू R1. तो वहां से अपन इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया क्या? जल्दी से बताइए सभी बच्चे, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई कि उनकी पोजीशंस और साथ में टेंजेंट की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं सर्कल्स के केस में. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है. बताओ, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है कि आर की वैल्यू बताओ जिसके लिए सर्कल्स दो रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करें, इंटरसेक्ट करें. ठीक है, चलो क्या सॉल्यूशन होगा? बेटा दो अलग अलग पॉइंट पे कट करें, इसका मतलब क्या हुआ? C1 C2 का वैल्यू R1 प्लस R2 से छोटा होना चाहिए और मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से बड़ा होना चाहिए. तो एक सर्कल की रेडियस तो आ रही है, दूसरे सर्कल का जो सेंटर है वो है 5,0, और रेडियस जो है वो है आपकी √25 माइनस 16 दैट इज 3. तो r माइनस 3 का मोड इज लेस देन, इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होगी 5 इज लेस देन r प्लस 3. चेक करो ये आया क्या? एक इसको सोल्व करना है, एक इसको सोल्व करना है, और बीच में एंड का साइन आएगा. मॉड ऑफ r माइनस 3 इज लेस देन 5 एंड ये r इज ग्रेटर देन 2, इनके साथ इंटरसेक्शन लेना है. r माइनस 3 लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन -5, r इज लेस देन 8 एंड ग्रेटर देन -2. इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा? r बिलोंग्स टू ओपन 2 to 8, मतलब रेडियस वैल्यू, वो जो सर्कल है उसकी रेडियस यदि 2 to 8 के बीच में वेरी करेगी तो ये दोनों सर्कल जो होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करेंगे. प्यारे बच्चों, ये बात हमें समझनी है, यहाँ पर नोट कर लीजिए. हुआ क्या क्लियर? आंसर कितने लोगों का आ गया कि आर की जो वैल्यू होगी वो ओपन 2 to ओपन 8 के बीच में होगी. ठीक है, अब बेटा देखो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे तो आर की वैल्यू निकालो, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालो. इस प्रकार के क्वेश्चन अपन कर ही चुके हैं यहाँ पर. ठीक है, तो बच्चों ये कहानी थी हमारी
पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, और उसके केस में हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उनकी पोजीशन चेक करने का क्वेश्चन बन सकता है, पोजीशन चेक करने के बाद कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का क्वेश्चन बन सकता है, उनके लेंथ ऑफ इंटरनल टेंजेंट और एक्सटर्नल टेंजेंट की क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी होती है of position of one circle with respect to the another circle. So I would recommend it to solve couple of questions from the question bank on this particular section so that you can make a grip on this particular topic. Okay.